करना है तभी लोग थोड़ा मन से पढ़ लो और आज से कंटिन्यूटी बनाओगे तो कम से कम यहाँ से तो समझ में आएगा ही। इससे पहले का समझ में आया कि नहीं आया तो नहीं पता, क्योंकि बीच में जो लोग आए होंगे उन लोगों को में भी कुछ कम समझ में आया हो, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग पढ़ाई करते हो कंटिन्यूटी बनाते हो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना। और सेकेंड यूनिट भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे जिसमें 2 चैप्टर आया था, और ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना। कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं? चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं ना। यस जो दोनों चैप्टर था वो दोनों चैप्टर स्टैटिक चार्ज के ऊपर बेस्ड था। किस पे था? स्टैटिक चार्ज के ऊपर बेस्ड था, समझ आ रहा है। और ये जो चैप्टर है ये मूविंग चार्ज पे बेस्ड है। किस पे है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चार्ज अगर फ्लो करता है, ठीक है ना, कोई भी चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसको हम लोग कहते हैं मूविंग चार्ज। और ये मूविंग चार्ज पे टोटली बेस्ड है। और पहला जो स्टैटिक चार्ज, मतलब कि अगर चार्ज के 3-4 फिनोमिना होते हैं, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। चार्ज 3 काम कर सकता है, एक या तो रेस्ट में रह सकता है, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है, और तीसरा जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि उसको नॉन यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज 3 काम कर सकता है। तो जब चार्ज अगर रेस्ट में होता है ना तो उसको हम लोग अभी तक जो 2 चैप्टर पढ़े हैं वो चार्ज को रेस्ट में ही रख के पढ़े हैं। मतलब कि इसमें कैपेसिटर आएगा, पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कूलम्ब्स आएगा, समझ आ रहा है। इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं जब रेस्ट में। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ रहा है। मतलब कि करंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? करंट। अभी तक हम लोग चार्ज के बारे में इतना सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन करंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं ना, क्योंकि वो स्टेशनरी था, और जब स्टेशनरी रहता है कोई भी चार्ज तो करंट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना। और जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट क्रिएट नहीं होगा। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन वाला पढ़ने जा रहे हैं। और अगर मान लो अगर कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है तब क्या करेगा वो? कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तब कौन सा फिनोमिना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मुझे लाइट दिखाई दे रहा है ना, वो जो लाइट जो है ना वो एक्सेलरेटेड चार्ज का एक फॉर्म है। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे चैप्टर के एंड में, जब एसी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, एलसीआर सर्किट, एलसी ऑक्सीलेशन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं, लाइट होता है। जो भी लाइट हमारे उनको दिखाने का प्रयास करते हैं या कोई वेव अगर जनरेट करता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तब होता है। जब रेस्ट में रहेगा तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे वो, और यूनिफॉर्म मोशन का जो करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए चैप्टर। सब लोग आ गए जिसको आना था? स्टार्ट किया जाए ना। कौन बजा रहा है जी? सबको अटेंडी बना देना, कोई किसी को रिमूव नहीं कर पाएगा। रोहित वर्मा,
रोहित आपका वीडियो दिख रहा है सर। दिखाई सर। देगा, एकदम दिखाई देगा। 2 मिनट वेट तो करो, अभी हम सबको अटेंड। चलो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, सेम वही चीजें, कुछ नया नहीं है। कहीं पे भी अगर किसी कंडक्टर में अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो, करंट क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई वायर है हमारा, ठीक है ना, तो कंडक्टर में एक चीज आपको ध्यान रखो, कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर चार्ज कंडक्टर नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और कोई भी बॉडी भी न्यूट्रल होता है, चाहे वो कंडक्टर हो या फिर नॉन कंडक्टर हो, लेकिन फ्लो किसमें करता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, चार्ज को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। तो जब तक इस कंडक्टर में अगर कोई भी पोटेंशियल को नहीं जोड़ा गया, तब तक इसके अंदर के जो चार्ज है उनका डायरेक्शन रैंडम होता है। उनका डायरेक्शन क्या होता है? रैंडम होता है। और हर चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन होता है। तो जिधर चार्ज फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाता है। ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्रिएट होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज चल रहा होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन उसका करंट क्रिएट होगा, और सब मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी अगर कंडक्टर जब तक किसी बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तब तक उसमें करंट जीरो रहता है। जैसे मान लो कि कोई आयरन का या कोई कॉपर का अगर कोई वायर है तो इसमें करंट क्या है? जीरो है। लेकिन जैसे इसको हम पोटेंशियल से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जब हम इसको जोड़ देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना अलाइन हो जाता है एक सिंगल रास्ते में, और एक सिंगल रास्ता तय करने लगता है एक सेम डायरेक्शन में। और वो उसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स होता है। वो चाहता है कि हम पॉजिटिव टर्मिनल के पास चले जाएं। जब भी अगर किसी पोटेंशियल से जोड़ देते हैं तो सबका डायरेक्शन सेम हो जाता है, और जब सबका डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा इसके अपोजिट में। तो क्यों अपोजिट में होता है करंट का डायरेक्शन? सिंपल सी बात है, चार्ज का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दो चीज होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। मतलब किसी मैटर के अंदर दोनों चीज होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में फ्लो करता है, और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जो पॉजिटिव का डायरेक्शन होता है ना, उसी को हम मान लेते हैं कि यही हमारा क्या है, जो पॉजिटिव का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि यही हमारा करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल उसका डायरेक्शन। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम पढ़े थे ना कि वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसमें आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया था, आप लोगों को शायद याद हो, मैं बताऊं, ये आया था v, और यहाँ पे लिखे थे हम लोग लिमिट v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखे थे हम लोग, लिखे थे ना। मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी था कि किस, और तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हुई थी तो ये फॉर्मूला था। वैसे अगर इंस्टेंटेनियस अगर करंट की बात करें तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। मतलब कि अगर इसको अगर हम लिमिट के टर्म में लिखें तो ये भी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा, और इसको हम लिखते थे, इसको फाइनली dx अपॉन dt लिखते थे। आप लोग याद है, तो ये भी क्या हो जाएगा dq अपॉन dt, और ये हमारा क्या होगा? करंट का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dq डेल्टा q अपॉन डेल्टा t होगा इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब कि अगर मान लो करंट लगातार अगर चेंज हो रहा है, लगातार चेंज होने का मतलब है कि जब पोटेंशियल वैल्यू लगातार चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी लगातार चेंज होगा। तो अगर हम चाहते हैं किसी एक क्षण में निकालने के लिए कि अभी हमारा करंट कितना है, तो उसके लिए हम डेल्टा टी की वैल्यू को 0 के करीब ले जाएंगे, जितना 0 के पास जाएगा उतना बेहतर वैल्यू आएगा। ये चीज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी पढ़े थे क्लास 11th में। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जब होगा तो इसी को हम लिखते हैं dq अपॉन dt डिफरेंशियल फॉर्म में।
इसमें लिखते हैं हम लोग उसकी वैल्यू फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि हमने वोल्टेज की वैल्यू फिक्स कर दिया। तो जब फिक्स कर देंगे तो ये dq जो होगा ये परिवर्तन को बता रहा है। जब भी अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना तो चेंजिंग को बताता है। तो जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे q भी फिक्स हो जाएगा और फिर टाइम भी फिक्स हो जाएगा। I इक्वल टू हो जाएगा q/t फॉर स्टेडी करंट। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए फॉर स्टेडी करंट। जब करंट की वैल्यू लगातार चेंज ना हो, फ्लक्चुएट ना हो, सेम हो, तो उस समय जो हमारा करंट का जो फॉर्मूला हो q/t के बराबर होगा। ठीक है ना? चार्ज अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है? इसके बाद हम लोग बात करें इसका यूनिट क्या होगा। तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है और इसी को हम लिखते हैं एम्पीयर। क्या लिखते हैं हम? एम्पीयर। जो एम्पीयर होता है ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 1 एम्पीयर जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। करंट के मानने में एम्पीयर जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी होता है। अब इतना से समझो आप लोग कि हम लोग के घरों में जो बिजली आता है या हम लोग के घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो वर्क करते हैं वो लगभग 1 एम्पीयर पे करंट काम करते हैं। 1 से लेकर जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वर्क करते हैं ना वो 1 से लेकर 4 एम्पीयर तक में सारा काम अपना कर जाते हैं। ठीक है ना? मतलब बहुत कम करंट चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वर्क करने के लिए। जो थंडर स्टॉर्म जब होता है या जब लाइटनिंग होता है और जब बिजली गिरती है अर्थ के ऊपर तो उस समय जो करंट की वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर 4 एम्पीयर होता है। मतलब 10,000 के आसपास होता है जब बिजली गिरता है तो उस समय बहुत ज्यादा करंट देखने को मिलता है। हम लोग के नर्व्स में भी करंट फ्लो करता है और हम लोग के जो नर्व्स में जो करंट फ्लो करता है वो माइक्रो एम्पीयर में करता है। 10 टू द पावर -6 एम्पीयर हम लोग के नर्व्स में करंट फ्लो करता है। बहुत हल्का करंट नर्व्स में फ्लो करता है। ठीक है ना? 10 टू द पावर -6। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जिसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि करंट की क्या वैल्यू है। बाकी हम लोग मिली करंट में ज्यादातर हम यूज करते हैं क्योंकि मिली करंट ज्यादा यूज करने वाला यूनिट माना जाता है क्योंकि जब स्मॉल करंट की जब वैल्यू का काम होगा तो हम लोग मिली करंट में यूज करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग करें तो करंट का डायरेक्शन वही है। इसके बाद एक टॉपिक दिया है कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी होता है कोई बताएगा? अवनीश तुम बताओ, जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा। Why current is a scalar quantity? It have both magnitude and direction, but it is a scalar quantity. Why? कोई बताएगा मुझे? मैं बताऊं? नहीं रुको, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा। कौन बताएगा? आदित्य तुम बताओगे? आदित्य नो आवाज मिल रहा नो है? सर। नहीं बताओगे? श्वेता आवाज मिल रहा है हमारा? श्वेता सुन रही है लेकिन बोल नहीं रही है। हेलो यस सर। हाँ आवाज मिल रहा है हमारा? क्यों करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है जबकि इसके पास दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। बताओ। चलो माइक बंद कर लो फिर मैं इसको एक बार बता देता हूँ। देखो जो करंट है अगर मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे और जंक्शन में पढ़ेंगे तो कैसे करंट को ऐड किया जाता है। ठीक है ना? तो अगर मान लो कि यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें जो है 10 + 2 एम्पीयर के इक्वल करंट जाता है 12 एम्पीयर। समझ आ रहा है? तो इसी को कहा जाता है जंक्शन रूल। अब ये जो है इसके एंगल पे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे भी होगा अगर और ये भी अगर 2 एम्पीयर से करंट फ्लो करेगा और इधर 10 एम्पीयर पे करंट फ्लो करेगा तो भी इसमें कितना जाएगा? 12 एम्पीयर।
समझ रहे, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 12 के बराबर होगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, अगर इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ और होता है, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है। और इसी को कहते हैं वेक्टर एडिशन। उसी को क्या कहता है, वेक्टर एडिशन कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो जो करंट है वो वेक्टर एडिशन को रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका अपना एक अलग रूल होता है। इसको एल्जेब्रिक सम भी कह सकते हैं, वो एल्जेब्रिक सम को ये फॉलो करता है, और वेक्टर को सम करने के लिए एक अलग रूल होता है। तो आज से आप लोग बताना कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी तब होगा जब उसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ वो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करनी चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? तो ये कहानी है स्केलर और वेक्टर का। वैसे करंट को टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। कौन सा क्वांटिटी कहा जाता है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी कुछ जगहों पे लिखा होता है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जो ना तो स्केलर और ना ही वेक्टर, उसको टेंसर कहा जाता है। क्योंकि स्केलर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो जब इसमें डायरेक्शन है तो भी हम लोग क्यों उसको स्केलर में रखें, तो इसलिए कुछ लोग टेंसर में रख लेते हैं। ठीक है ना? हालांकि ज्यादातर जगह पे इसको स्केलर में ही रखा जाता है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उसमें टेंसर आता है तो आपको टेंसर पे टिक करना है, और अगर टेंसर नहीं आता है तो स्केलर पे टिक करना है। ठीक है ना? क्लियर हुआ सभी लोगों को? आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। कुछ इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल आप लोग करो, और तब हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चलेंगे जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन नोट करो, तो आप लोग लिखो एक न्यूमेरिकल और इसको सॉल्व करो आप लोग, और तब जो है मैं एक आध और फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा। लिखो 10 to the power 20 electrons, 10 to the power 20 electrons, each having a charge of each having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, passed from a point A, passed from a point A towards another point B, towards another point B is 0.1 second, in 0.1 second. What is the current? What is the current in ampere, and what is its direction? And what is its direction? कि 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 20 है। ठीक है ना? Each having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, और चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कितना होता है? तो सबको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb होता है। कह रहा है कि A toward from point A towards another point B, A से B तक फ्लो करता है 0.1 सेकंड में। टाइम क्या हमारा 0.1 सेकंड। ठीक है ना? तो फिर कह रहा है कि करंट का क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़े ना कि I इक्वल टू Q/T, और हमें पता है कि Q इक्वल टू NE होता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पहले वाले चैप्टर में ही पढ़े हैं कि कहीं पे भी कितना चार्ज है
ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि वहाँ पे कितना चार्ज है। और ये n जो है हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था कि n जो है ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कंप्लीट नंबर होता है वो 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कभी 2.5 या 3.5 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो n है ये हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो क्यू की जगह हम लोग n ही लिख सकते हैं, n तो यहाँ से हमें सबकी वैल्यू दी हुई n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही तो n है, कितना दिया 10 to the power 20। e की वैल्यू पता है हमें 1.6 into 10 to the power minus 19, स्मॉल t इक्वल टू 0.1, इसको करेंगे 160 एम्पियर आएगा। कर लो 1 अब मान लो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने सर्कल में अगर रिवॉल्व करता है तो उस समय कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर किसी पाथ में इस पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर r रेडियस वाले पाथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका टोटल डिस्टेंस है कितना कवर करेगा, ये टोटल डिस्टेंस से कवर करेगा 2 पाई r करेगा ना। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा स्पीड कितना रहेगा, मतलब किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये, यानी कि कितना टाइम लेगा। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो रहा है 2 पाई r हो रहा है, और ये नीचे क्या हो जाएगा हमारा स्पीड मतलब कि v। तो अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हो कि इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पाथ में मूव कर रहा है, तो कितने टाइम वो लेता है वो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, और Q की जगह हम लिख सकते हैं NE, लिख सकते हैं हम NE अपॉन T। अब इस T का अगर इनवर्स निकाल लें, इसको मैं यहाँ पे लिखूं, अगर 1 अपॉन T निकालूं जो कि न्यू होता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इधर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा v अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। 1 अपॉन t इधर हम लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू NE इनटू v अपॉन 2 पाई r। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि कितना करंट क्रिएट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो, ठीक है ना। 1 अपॉन टी को हम लोग न्यू भी रख सकते हैं, 1 अपॉन टी को अगर न्यू रखेंगे तो यहाँ पे I इक्वल टू NE न्यू भी हो सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना करंट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे n की जगह पे क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। I इक्वल टू n न्यू, न्यू मतलब reciprocal of time period, reciprocal of time period, that is called frequency, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को इसी पे, तो आप लोग करना, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर अभी नहीं। और करके मुझे आंसर बताओ, लिखो। बोले देखो, इन हाइड्रोजन एटम, in a hydrogen atom, an electron move in an orbit of radius, in an orbit of Yes, sir. in an hydrogen atom, an electron moves in an orbit of radius, mic बंद करो, orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter, Yes, sir. 5 into 10 to the power minus 11 meter, with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Into the power 2.2 into 10 to the power 6 meter per second.
2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the equivalent current. Find the equivalent current. क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट ऑफ 5 into 10 to the power -11 मीटर। तो उसका ऑर्बिट दिया हुआ है, उस ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है? r equal to 5 into 10 to the power -11 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि विद द स्पीड ऑफ 2.2 into 10 to the power -6, वेलोसिटी दिया हुआ है 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट करंट निकालना है। तो I equal to EV अपॉन 2 pi R होता है। तो E की वैल्यू में पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम into V की वैल्यू कितना है? 2.2 into 10 to the power 6 अपॉन 2 into 22/7 into R की वैल्यू कितना है? 5 into 10 to the power -11। बस एक तो है, तो इसको 2 से घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो I equal to 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। 5.6 इनटू यहाँ पे into 10 to the power -19 into 2.2 into 10 to the power 6 चलो पूरा लिख लेंगे। और नीचे क्या बच गया? 22 into 5 into 10 to the power -11। अब इससे इसको घटाएंगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा I equal to 5.6 into 10 to the power, इसको माइनस करेंगे तो 19 में से 6 माइनस हो तो कितना बचेगा? 13, तो -13 हो जाएगा अपॉन नीचे 5 into 10 to the power, इसको बैलेंस करें तो -10 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3 हो जाएगा। 5.6 upon 5 into 10 to the power -3 डिवाइड कर दो 1.1 into 10 to the power -3 ये आंसर होगा। करो। तीन चार मिनट टाइम बचा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जो आप लोग खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कल हम लोग इसको इजी वे में समझेंगे। तो आई होप आप सब लोग समय से उपस्थित हो जाना, ताकि कल हम लोग इस टॉपिक को समझ कर और फिर हम लोग आगे होम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लो होमवर्क के रूप में, और आप लोग इसका आंसर मुझे बताना। ये बोर्ड वाला नोट हो गया आप लोग का? नो सर, रुक जाइए, जल्दी नोट करो। थोड़ा सा करना है सर। ये होमवर्क है। यस सर। लिखो। The amount of charge passing through the section of a wire. amount of charge The amount of charge passing through the section of a wire. यस सर। क्रॉस सेक्शन आपको समझते हो ना, एरिया होता है किसी भी वायर का। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, एक इक्वेशन दिया है QT इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ये दिया हुआ है। QT Q ब्रैकेट में T है, ये इसका मतलब ये नहीं कि Q और T का मल्टीप्लाई है। Q का ये फंक्शन है जो कि T के टर्म में है। तो Q इक्वल टू दिया हुआ AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। आगे लिखो
क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट, if the value of a b and c, if the value of a b and c in SI unit, in SI unit are 5, 3 and 1 respectively, 5, 3 and 1 respectively, then find the value Then, of sir. current. Then find the value of current at t equal to 5 seconds. At small t equal to 5 seconds. Small t equal to 5 seconds. करके रखना आप लोग इसका आंसर, ठीक है ना। कल आप लोग बताना कि कितना आंसर आ रहा है, फिर कल अगर नहीं आएगा तो मैं कल इसको बताऊंगा और फिर हम लोग आगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे और सब में डिफरेंस पता करेंगे कि बाकी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।